Assalamualaikum everyone. This is Kezaz Ali Bhutto in front of you, and today's our topic for discussion is criteria of animal classification. जैसे कि हमने कल एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था जो कि फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, तो आज उसका सेकंड लेक्चर है जिसमें हम समझेंगे कि एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए कौन से क्राइटेरिया यूज किए गए हैं। वैसे तो ये इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स होती हैं, ठीक है, लेकिन आज इसको स्टेप बाय स्टेप हम सारे क्लासिफिकेशन इसलिए समझेंगे। ठीक है, अब एनिमल किंगडम की अगर बात करें तो एनिमल किंगडम यानी कि टेक्सोनॉमी की बहुत सारे क्या होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, टेक्सोनॉमिक रैंक या कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज वगैरह। तो अगर इसकी बात करें एनिमल क्या है, किंगडम में, यानी ये टेक्सोनॉमी की जो रैंक है वो कौन सी रैंक है, किंगडम रैंक है। अब इस किंगडम को अगर देखें तो सबसे पहले इसमें दो ग्रुप्स हैं, दो इसकी ब्रांचेस हैं या सब किंगडम्स हैं। ठीक है, अगर एनिमल किंगडम है तो इसके सब किंगडम्स कितने होंगे, दो होंगे। एक इसका सब किंगडम है प्रोटोजोआ और नंबर सेकंड बेटाजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ एंड बेटाजोआ जो हैं ये क्या है, ये दोनों एनिमल किंगडम के सब किंगडम्स हैं। अब अगर देखें प्रोटोजोआ को तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो प्रोटोजोआन्स होते हैं These are animal like protists. ये बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से, लेकिन ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, जैसे कि एमोबा का एग्जांपल लें या फिर पैरामेशम का एग्जांपल लें। ठीक है, और ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, यानी इनके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, वो सारे एनिमल्स वाले फीचर्स होते हैं, यानी कि वो क्या होंगे, मोटाइल होंगे, वो क्या होते हैं, उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है और उसके बाद उनमें मतलब जो सारी कैटेगरीज मतलब जो फीचर्स हैं वो कौन से होते हैं, एनिमल्स वाले होते हैं। ठीक है, यानी वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, हमारी तरह वो इंजेस्टिव होते हैं, ये सारे जो मतलब फीचर्स हैं एनिमल वाले होंगे। लेकिन फिर उनको सेपरेट क्यों किया गया है, बिकॉज उनके अंदर जो मतलब सेल होता है वो क्या होता है, सिंगल सेल होता है। ठीक है, वो क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसी वजह से उनको किंगडम एनिमलिया से अलग रखा गया है। क्योंकि किंगडम एनिमलिया के अंदर हमने पढ़ा था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सारे कौन से होंगे, दीज आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स होंगे। तो प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर, यानी कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं और यूनिसेलुलर हैं, इसी वजह से इनको प्रोटोजोआन्स कहते हैं। और इनको कौन सी किंगडम में रखा गया है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। अच्छा, उसके बाद अगर मेटाजोआ की बात करें तो मेटाजोन्स आर द मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर एनिमल्स और जो मेटाजोन्स हैं वो क्या होते हैं, दीज आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ठीक है, मेटाजोआ भी क्या है, ये भी एनिमल किंगडम का एक सब किंगडम है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स आएंगे। अच्छा, अब उसके बाद अब मेटाजोन से जब हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो कौन से क्राइटेरिया यूज करेंगे, सारे क्राइटेरिया हमने इधर मेंशन किए हैं, यानी कि जो बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन है वो सारे मेंशन किए हैं हमने। अच्छा, अब ये जो मेटाजोन्स हैं, अब इन मेटाजोन्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से या फिर प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब दो बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। अब मेटाजोन्स के अंदर हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। अब टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि मतलब ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जस्ट सेल्स मौजूद होते हैं, जो सेल्स का एक क्लस्टर मौजूद होता है। ठीक है, यानी उनके अंदर टिश्यूज फॉर्म नहीं होते, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर टिश्यू फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो इनके अंदर क्या होगा, मतलब दो ग्रुप्स मौजूद हैं। ठीक है, अब ये सब किंगडम हो गया मेटाजोआ, इसकी ब्रांचेस हैं, दो पैराजोआ भी ब्रांच है और उसके बाद यूमेटाजोआ भी ब्रांच है। अब पैराजोआ ब्रांच के अंदर एक फाइलम आता है, फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, अब इन फाइलम पोरीफेरा के अंदर क्या होगा, फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो फीचर्स हैं उनमें सबसे पहले ये है कि जो फाइलम पोरीफेरा है, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा आर रेगुलर होंगे बॉडी शेप के हिसाब से, और उसके बाद दे हैव नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
इनके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि इनके अंदर जो सेल्स हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, यानी सिंपल कहें कि लूजली अरेंज होते हैं। ठीक है, जो सेल की अरेंजमेंट होती है वो लूज अरेंजमेंट होती है, यानी सेल्स क्लस्टर की फॉर्म में तो होते हैं लेकिन वो ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज नहीं बनाते। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सेंट इन पैराज़ोन्स या पोरीफेरल्स। ठीक है, पैराज़ोआ के अंदर जो फाइलम पोरीफेरा है इनके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल मौजूद है, लेकिन उन सेल की मतलब जो सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं। लूज अरेंजमेंट होने की वजह से उनमें टिश्यू फॉर्म नहीं होते, जस्ट क्या होते हैं मतलब सेल का क्लस्टर है। लेकिन इन सेल्स के अंदर क्या होगा, लेबर ऑफ डिवीजन। अब लेबर ऑफ डिवीजन एक मेडिकल का एक टर्म है जिसमें ये होता है कि हर एक सेल का अपना फंक्शन होता है। ठीक है, तो लेबर ऑफ डिवीजन होगी सेल्स के अंदर, वो सेल्स लूज अरेंजमेंट शो करेंगे जिसकी वजह से टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होगी इनके अंदर। और ये जो पोरीफेरल्स होते हैं दीज आर प्रिमिटिव एनिमल्स, ये प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर ह्यूमन्स की बात करें तो जो ह्यूमेटाज़ोआ है, ह्यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि ये ट्रू एनिमल्स हैं। अब इन एनिमल्स के अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगी, यानी कि जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज बनाएंगे, फिर टिश्यू से क्या बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और मुकम्मल ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। अब इनके अंदर बात करें तो जो फाइलम नाइजेरिया है यह भी मेटाज़ोआ के अंदर आ रहा है। अब इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर जो टिश्यूज हैं वो फॉर्म होंगे। ठीक है, उसके बाद फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। और फाइलम नेमाटोडा से लेकर जो भी फाइलम्स हैं उन सब में ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर एब्सेंट है, जस्ट ऑर्गन्स बनेंगे। और उसके बाद फाइलम नाइजेरिया के अंदर जस्ट टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन नहीं बनते। ठीक है, इसके आगे अगर फाइलम नेमाटोडा की बात करें तो इससे आगे फाइलम नेमाटोडा से लेकर हेमिकॉर्डेटा या जो भी है कॉर्डेटा तक उन सब के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम से वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो कैटेगरी जो मतलब बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो ये है कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ साइमेट्री। अब साइमेट्री किसे कहते हैं, साइमेट्री का मतलब ये होता है कि ऐसा एनिमल जिसको हम इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज सिमेट्रिकल। लेट सपोज हम अपना एग्जांपल लें तो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, दीज आर सिमेट्रिकल, यानी कि हम अपने अगर ह्यूमन को देखें तो उसको हम इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं। हम अपनी देखें तो हमारे पास दो आईज हैं, अगर बीच से कट करेंगे तो जो भी ऑर्गन्स हैं वो सारे मींस इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगी हमारी मुकम्मल बॉडी। तो हम क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल होने की वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि जो सिमेट्रिकल होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, दे हैव रेगुलर बॉडी, उनकी बॉडी रेगुलर होती है। रेगुलर बॉडी होने की वजह से वो इक्वल हाफ्स में कट हो सकते हैं और वो सिमेट्रिकल होते हैं। असिमेट्रिकल वो होते हैं जो इक्वल हाफ्स में कट नहीं हो सकते क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, रेगुलर बॉडी होती है। तो जो पैराज़ोन्स हैं दीज आर रेगुलर, तो ये असिमेट्रिकल होंगे। और जो ह्यूमेटाज़ोन्स होते हैं दीज आर सिमेट्रिकल, तो वो क्या होते हैं, दीज आर मतलब रेगुलर बॉडी होती है तो वो सिमेट्रिकल होते हैं। अब ये हो गया एक हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, उसके बाद ह्यूमेटाज़ोन्स जो है ये क्या है, ब्रांच है। अब इसके फर्दर टू ग्रेड्स हैं। ठीक है, रेडिएटा एंड बायलेटा, ये दो क्या है, ग्रेड्स हैं इस चीज के। ह्यूमेटा जो एक ब्रांच थी, ठीक है, उसके फर्दर टू ग्रेड्स हो गए, एक रेडिएटा और उसके बाद एक बायलेटा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो दो ग्रेड्स बनाए हैं ये किस बेसिस पर, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सी है। अब इधर भी जो देखें तो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है तीन। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने ये देखा था कि जो पैराज़ोआ है इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, एब्सेंट थी। ठीक है, और ह्यूमेटाज़ोआ के अंदर जो लेवल ऑफ क्लास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, प्रेजेंट है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट तो है, लेकिन क्या होगा कि जो रेडिएटा है इनके अंदर लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है, जैसे हमने बात की कि फाइलम नाइजेरिया के अंदर जस्ट टिश्यूज बनते हैं, कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता। तो इस मतलब इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या होती है, लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर बायलेट्रा की बात करें तो इसमें जो भी आएंगे, ठीक है, उन सब के अंदर क्या होती है, उनके अंदर हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है।
पहली तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की, उसमें ये देखा गया कि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। अब अगर प्रेजेंट है तो वो क्या है, लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन रेडिएटा एंड हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन बायलेटरा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर सेकंड जो क्राइटेरिया है दैट इज नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। ठीक है, जर्म लेयर्स या फिर जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, अब उनके हिसाब से हम देखते हैं कि जो रेडिएटा है, ठीक है, रेडिएटा हैव ओनली 2, यानी कि हम क्या देखते हैं नंबर ऑफ जर्म लेयर्स के इन ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स के अंदर नंबर ऑफ जो जर्म लेयर्स हैं वो कितने तादाद होती है, कितनी होती है। ठीक है, अब रेडिएटा के अंदर फाइलम नाइडेरिया है। अब इन रेडिएटा के अंदर जो जर्म लेयर्स होती हैं दे हैव ओनली 2 जर्म लेयर्स, सो दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्ट। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जर्म लेयर्स कितनी होती हैं, 2 होती हैं। और उसके बाद अगर बायलेट्रा की बात करें तो इनमें जो जर्म लेयर्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं, सो दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनको क्या कहेंगे, दीस आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इनके अंदर जर्म लेयर्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है, जस्ट इन डिप्लोब्लास्टिक में एक जर्म लेयर होती है एक्टोड्रम और दूसरी होती है एंडोड्रम। और ट्रिप्लोब्लास्ट की बात करें तो इनके अंदर एक्टोड्रम, मेसोड्रम और उसके बाद एंडोड्रम। तो बायलेट्रा के अंदर मेसोड्रम जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, सॉरी, रेडिएटा के अंदर, रेडिएटा डिप्लोब्लास्टिक है तो इनके अंदर जो मेसोड्रम है वो क्या है, एब्सेंट है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक, और जो रेडिएटा होते हैं, जो बायलेट्रा होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन की बेसिस कौन सी डिस्कस की, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। नंबर ऑफ जर्म लेयर्स 2 होती हैं तो डिप्लोब्लास्टिक, अगर 3 होंगी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। रेडिएटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और जो बायलेट्रा है वो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अच्छा, उसके बाद टाइप ऑफ सिमेट्री। ठीक है, टाइप ऑफ सिमेट्री पहले हमने डिस्कस किया था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, यानी कि सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो जो सिमेट्री है वो पैरासोम में एब्सेंट थी, अब यूमेटासोम में सिमेट्री प्रेजेंट है। अब देखना ये है कि सिमेट्री का कौन सा टाइप प्रेजेंट होता है। सिमेट्री के टाइप्स होते हैं 2, एक होती है रेडियल सिमेट्री और एक होती है बायलैटरल, रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब यह होता है कि an animal is cut into 2 equal halves from more than one plane। ठीक है, जब किसी भी एनिमल को हम कट करें, ठीक है, वर्टिकल प्लेन से, तो वो इक्वल हाफ्स में कट हो जाए। अब किसी भी प्लेन से हम कट करें उसे तो हमें इक्वल हाफ्स मिले। लेट्स सपोज कोई भी एक एनिमल है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको हम इस प्लेन से कट कर रहे हैं फिर भी हमें 2 इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं, या फिर इस प्लेन से कट करें फिर भी इक्वल हाफ्स मिलेंगे, या फिर इस प्लेन से कट करें फिर भी इक्वल हाफ्स मिलेंगे। यानी कि एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से कट करें और हमें इक्वल हाफ्स मिले तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। ठीक है, ये रेडियल सिमेट्री होती है। तो अगर हम देखें रेडियल सिमेट्री के हिसाब से फाइनल जो क्राइटेरिया होता है, इसके अंदर जो भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या होते हैं, दीस आर रेडियल सिमेट्रिकल। उनके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, यानी कि जब हम उनको कट करेंगे तो इक्वल हाफ्स मिलेंगे फ्रॉम मोर देन वन प्लेन्स। किसी भी प्लेन से कट करें तो इक्वल हाफ्स मिले, दिस इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। अगर बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री में क्या होगा कि यानी हम कट करें, ठीक है, इक्वल हाफ्स मिले, लेकिन हम ओनली वन प्लेन से कट कर सकते हैं। वन वर्टिकल प्लेन से कट करेंगे तो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। जैसे ह्यूमन का एग्जांपल है, अगर हम सेंटर से कट करेंगे तो हमारे 2 इक्वल हाफ्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस वर्टिकल प्लेन से अलावा किसी भी प्लेन से हम कट करें तो हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम वर्टिकली अपने आप को कट करते हैं तो एक आई इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, उसके बाद जो ईयर्स हैं या जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो सारे मतलब क्या होते हैं, जो ऑर्गन्स हैं वो सारे इक्वल हाफ्स में कट हो जाएंगे। अगर किसी और प्लेन से कट करते हैं तो फिर क्या होगा कि जो हमारे ऑर्गन्स है या हमारी बॉडी है वो इक्वल हाफ्स में कट नहीं होगी। ठीक है, अनइक्वल हाफ्स बनेंगे। अच्छा, अब बायलैटरल क्या हो गया, बायलैटरल यानी कट हो सके। ठीक है,
यानी ओनली एक वर्टिकल प्लेन थी और दो क्या मिले, इक्वल हाफ्स मिले। तो ये बायलैटरल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री मींस किसी भी प्लेन से कट करें तो इक्वल हाफ्स में तो एक कौन सी होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। अच्छा, उसके बाद थर्ड जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं, सीलोम। ठीक है, सीलोम। अब सीलोम या बॉडी कैविटी का मतलब ये होता है कि मतलब जो एनिमल्स हैं उनके अंदर हमने डिस्कस किए। अब ये जो जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है, अब इन जर्म लेयर्स के बीच में एक गैप बनता है। ठीक है, देयर इज अ गैप बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान एक गैप बनता है जो कि सीलोमिक लाइनिंग से क्या होता है, सराउंडेड होता है। तो इस गैप को क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी या फिर सीलोम कहते हैं। अगर ये सीलोम प्रेजेंट नहीं है तो इस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, यानी कि जो बायलेट्रा है ये ग्रेड है। अब इसके तीन डिवीजन्स हैं, एसिलोमेट, सीटोसिलोमेट और सीलोमेट। ये किस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। अगर बॉडी कैविटी यानी सीलोम एब्सेंट है तो एसिलोमेट। अगर बॉडी कैविटी फॉल्स है, प्रेजेंट है लेकिन फॉल्स बॉडी कैविटी है तो इसको क्या कहेंगे, सीटोसिलोमेट। अगर जो ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तो फिर उसको क्या कहेंगे, सीलोमेट कहते हैं। तो ये तीन जो ये डिवीजन्स हैं, एसिलोमेट, सीटोसिलोमेट और सीलोमेट, ये किस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया है कि कौन सा एसिलोमेट होगा, कौन सा सीटोसिलोमेट और कौन सा सीलोमेट होता है। फर्दर हम कल डिस्कस करेंगे। कल का जो लेक्चर होगा उसमें सारे टर्म्स क्लियर करेंगे, यानी कि सिमेट्री। ठीक है, उसके बाद डिप्लोब्लास्ट क्या होते हैं, टेप्लोब्लास्ट क्या होते हैं, ये सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अलग एक लेक्चर होगा इसके ऊपर। फिलहाल हमें क्या करना है, इस क्लासिफिकेशन को समझना है। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन को समझना है। तो इस हिसाब से फिलहाल हम इतना ही डिस्कस करते हैं कि जो सीलोम होता है अगर प्रेजेंट होगा तो जो सीलोम एनिमल्स के अंदर तो सीलोमेट होंगे। अगर सीलोम प्रेजेंट है लेकिन क्या है, फॉल्स सीलोम है तो ये सीटोसिलोमेट। अगर सीलोम प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या होंगे, एसिलोमेट। तो अब एसिलोमेट के अंदर फाइलम क्लैडियनेंसिस आता है और उसके बाद सीटोसिलोमेट में फाइलम नेमाटोडा और सीलोमेट में ये सारे फाइलम्स आ जाएंगे। अब ये जो सीलोमेट के अंदर फाइलम्स आ गए, सीलोमेट क्या था, एक डिवीजन था। अब इसके फर्दर दो सब डिवीजन्स हैं, एक है प्रोटोस्टोमिया और एक है ड्यूटरोस्टोमिया। ठीक है, ये तो क्या है, सब डिवीजन्स हैं सीलोमेट डिवीजन के। अब ये सब डिवीजन्स किस बेसिस पर बनाए हमने, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, एम्ब्रियो बन गया, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। अब इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पैटर्न क्या है, एक होगा प्रोटोस्टोमिया, एक होगा ड्यूटरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया, प्रो वर्ड का मतलब होता है यानी फर्स्ट, ठीक है, पहले, और स्टोमिया का मतलब होता है माउथ। यानी कि इनके अंदर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी तो पहले क्या बनेगा, माउथ बनेगा, देन एनस। ठीक है, फर्स्ट माउथ देन एनस, यानी कि पहले माउथ बना फिर एनस बना। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहेंगे, दीस आर प्रोटोस्टोमिया। उसके बाद ड्यूटरोस्टोमिया का मतलब, ड्यूटरो यानी कि सेकंड, ठीक है, और स्टोमिया का मतलब क्या होता है, माउथ, यानी कि फर्स्ट एनस देन माउथ। पहले एनस बन रहा है फिर माउथ बन रहा है, तो ये क्या होंगे, दीस आर कॉल्ड ड्यूटरोस्टोमिया। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो फेट ऑफ एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद प्रोटोस्टोमिया यानी ड्यूटरोस्टोमिया, इसका मतलब सारा जो यानी कि पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि कल से लेक्चर में। आज के लिए इतना कि क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में रैंक अगर कोई भी पूछे, लेट सपोज आपसे पूछा जाए कि रेडिएटा की रैंक क्या है। ठीक है, रेडिएटा एक यानी क्लासिफिकेशन में आ रहा है, एक यूनिट तो है लेकिन इसकी रैंक क्या है, तो ये ग्रेड। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए प्रोटोस्टोमिया की रैंक क्या है, ये सब डिवीजन है। एनिमल किंगडम, फिर इसके दो सब किंगडम, ठीक है, पैराज़ोआ और मेटाज़ोआ। फिर मेटाज़ोआ के दो ब्रांचेस, एक यानी कि प्रोटोज़ोआ और मेटाज़ोआ, दो क्या है, सब किंगडम। अब सब जो मेटाज़ोआ सब किंगडम है इसकी दो ब्रांचेस हैं, पैराज़ोआ और यूमेटाज़ोआ। अब यूमेटाज़ोआ ब्रांच के फर्दर दो ग्रेड्स हैं, रेडिएटा और बायलेट्रा। अब बायलेट्रा ग्रेड के तीन डिवीजन्स हैं। ठीक है, एक एसिलोमेट, एक सीटोसिलोमेट और सीलोमेट। अब सीलोमेट डिवीजन का
फर्दर इसके दो सब डिवीजन थे, प्रोटोस्टोमिया और यूट्रोस्टोमिया, और किस बेसिस पर इनके जो बेसिस हैं वो इधर हमने मेंशन किए हैं वो समझे। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।